यूपी का मेरठ इन दिनों फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक शख्स की मौत हो चुकी है। मौत की वजह जो फैमिली मेंबर थे वो बता रहे थे कि वहां पर पास में ही सांप मिला था और सांप ने उस शख्स को 10 बार डसा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पहली चीज़ें ये सामने आई थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि परिवार को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसकी मौत सांप की वजह से नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये पुलिस केस का मामला बनता है। और पुलिस जब तफ्तीश करती है और शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजती है और जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि 360 डिग्री घूम जाता है। लिए चलते हैं आपको दीपिका के पास, जानेंगे शॉर्ट ब्रीफ इस केस के बारे में कि ताज़ा अपडेट क्या है। बिल्कुल, देखिए, अगर इस केस का पोस्टमार्टम नहीं होता ना तो मुझे लगता है आरोपी सारे बच जाते। बड़ी चालाकी से इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, जहां पर इन दोनों का आपस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यानी कि वो अपने पति को, महिला अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए उसने पहले उसका गला घोटा, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था, अमरदीप जिसका नाम है, वहाँ पर मौजूद था। फिर इन लोगों ने उसका गला घोटा, उसे जान से मार डाला और फिर 1000 रुपये में ये लोग एक सांप लेकर आते हैं, जहाँ पर महिला ये कहती है कि उसे नहीं पता कि सांप कहाँ से आया। उसका जो प्रेमी है अमरदीप, वो कहीं से सांप लेकर आता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1000 रुपये में ये सांप लाया गया, जिसको 10 बार उसकी बॉडी पर डसवाया गया। हालांकि पहले ही शख्स की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर उस सांप को उसके बिस्तर के नीचे छोड़ दिया ताकि वो वो लोग बच जाए, उनके ऊपर शक ना हो। इसमें आपको मैं बताऊं, जो अमरदीप है, जब अमरदीप से इस बारे में पूछा गया रिपोर्टर ने, तो उसने सीधा ये बोला कि ये पूरे जो प्लानिंग थी, ये जो ये रविता है, उसी ने बोला कि सांप का प्लान जो था रविता ने, बल्कि जो लड़का है अमरदीप, उससे ये बोला था कि अमित जो है उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, उसको भला बुरा कहता है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाता है और इसको रास्ते से हटाना है। फिर उसके बाद अमरदीप से वो ये भी बोलती है कि जो तुम इसको किसी तरह मारने का प्लान करते हैं और सांप लेकर आओ, हम मारने के बाद इसके बिस्तर में सांप छोड़ देंगे ताकि हम पे किसी का शक ना जाए। लेकिन वहीं जब इस बारे में रविता से बात हुई तो उसने बहुत ही अलग कहानी बताई थी। पुलिस बताते हैं कि वो उसका प्लान था, फिर वो लोग आपस में ही क्लैश कर रहे हैं। उनके इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें कि ये जो दोनों लोग हैं, अमित और अमरदीप, ये दोनों दोस्त थे और इन दोनों का टाइल्स का काम था, दोनों जाते थे टाइल्स लगाते थे। इस बीच 1 साल पहले रविता से इसकी मुलाकात होती है अमरदीप की। अमरदीप उसी टाइम पे उसका नंबर ले लेता है और बातचीत, नॉर्मल बातचीत, भाभी घर पे ये पहुंचाना है जो मुझे बोले भैया, और इस बहाने वो उनके घर में एंट्री लेता है। ये शादीशुदा नहीं है जो दूसरा बंदा है, अब ये शादीशुदा नहीं था, इसकी करीबियाँ बड़ी। इससे पता चला कि वो ना घर पे लड़ाई झगड़ा करता है, इसी को लेकर वो सिंपैथी क्रिएट करता था, अरे भाभी आपके साथ बड़ा गलत हो रहा है। इस बीच उसे लगता था कि ये उसकी केयर कर रहा है, इसने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। और घर वाले, जॉइंट फैमिली थी, ये लोग मिल नहीं पाते थे लेकिन फ़ोन पे बात करते थे और कभी कभार बाहर मिलते थे। ये बात पति को भी पता चल गई थी। हाँ, पति को पता चल गई थी और ये लोग घूमने गए थे। इस दरमियान भी बता दें कि पति और बच्चों के साथ, वो 3 बच्चे हैं इनके साथ घूमने जाती है। इस दरमियान भी वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती है, जिसके बाद लौटते टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती और मुझे इससे अब अपने रास्ते से हटाना है। जिसके बाद ये बाकायदा पूरा प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत ये पहले तो मर्डर को अंजाम दिलाना चाहते थे कि सांप को डसवा देते हैं, जिसकी वजह से लगेगा कि सांप की वजह से मौत हुई है। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो पूरा मामला घूम जाता है और सामने सच ये आता है कि उन्होंने पहले मर्डर किया था। जो अमरदीप है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही काम करता था, बल्कि जो गांव के प्रधान है वहाँ के, अगर उनकी बात हम लोग ध्यान में लेकर आएँ तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली है, जो गांव के प्रधान है दीपक, कि जो अमरदीप का जो फैमिली था, उसके एक और भाई था जिसका मर्डर हुआ था आज से कुछ साल पहले गुड़गांव के अंदर। असल में वो किसी शादीशुदा महिला से प्यार करता था और उस टाइम पे उस महिला के पति ने गुड़गांव के अंदर उसको गोली मार दी थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है कि जो इन लोग का बैकग्राउंड था, अमरदीप को फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि वो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग थे। और रही बात इस पूरे हत्याकांड की, हत्याकांड करने के लिए जो एक अंदर से हर किसी के बस की बात नहीं होती कि तुम किसी का गला दबा दो। अगर रविता की बात पे यकीन करें तो बोलती है मैंने हाथ पकड़ रखा था और अमरदीप उसका गला दबा रहा था। तो ये पूरा का सीन एक अलग ही और बिल्कुल, और जिस तरीके से वो लोग अब पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं, जहाँ पर मैं बयान की बात कर रही थी, जो आपस में क्लैश हो रहे हैं, जहाँ पर रविता ये बोलती है कि जो सांप लाने का आइडिया था वो सब कुछ उसके प्रेमी अमरदीप का था। अमरदीप वहीं पुलिस को ये बताता है कि ये पूरा जो प्लान था वो रविता का प्लान था, यानी कि मास्टरमाइंड वो थी। अब ये दोनों लोग एक दूसरे पर क्यों बात डाल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़
कि इसके पीछे और कौन सी वजह है? क्या सिर्फ एक रिलेशनशिप जो इनका था, पति को रास्ते से हटाना था, क्या सिर्फ यही एक वजह थी? यहाँ पे मैं रविता की बात करूंगी। रविता से जब पूछा गया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे मोटिव क्या था, तो उसमें वो बताती है कि जो उसका पति था यानी अमित, उसकी उम्र भी 25 साल है, जिसमें वो बताती है कि वो उसे गलत चीज़ों में ढकेलना चाहता था, यानी गलत काम करने के लिए उसे बेबस करता था, और इसके बाद वो नहीं मानती तो उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और यही वजह होती है कि वो अपने पति से दूरियां बनाती है और दूसरी जगह अमरदीप से नजदीकियां बढ़ाती है। यकीन किया जा सकता है, इन बातों पे यकीन कर सकते हैं हम? एक चीज़ थी इम्पोर्टेंट कि देखिए उसकी जो बाइट सुनी आपने, जो आरोपी है वो क्या कह रहा है कि वो इसे डेली अपना दुख दर्द बताती, मतलब ये बोलती थी कि आज मेरे पति ने इतना मारा, आज मेरे पति ने मेरे साथ लड़ाई की, आज मेरे पति ने मुझे गाली दी, मेरे बच्चों को मारा, तो ये उसको डेली बताती थी चीज़ें। इनका प्लान ये नहीं था कि ये खुद मर्डर करे, इनका प्लान ये था कि ये पहले सांप से डसवाए, और सांप से डसवाने के बाद उसकी अपने आप मौत हो जाए और ये लगे कि पूरा एक्सीडेंटल केस है। लेकिन ये मंदिर जाती है उस दिन ही, हाँ ये उसी दिन जाती है मंदिर, और मंदिर से आते वक्त रास्ते में इसकी लड़ाई होती है अपने पति के साथ। ये इतने गुस्से में होती है कि बोलती है नहीं आज ही इसे मार देंगे। अगर ये प्लान अगर इनका सक्सेस हो जाता सांप कटवाने वाला, तो शायद ये केस खुल भी नहीं पाता। लोगों को लगता है कि सच में सांप ने काटा है, ये एक्सीडेंटल केस ही, और ये फाइलें बंद हो जाती, बाद में पता भी नहीं चलता था। एक चीज़ थी आसिम भाई, लोग इसे कंपेयर भी कर रहे हैं मुस्कान से, और देखिए मेरठ से ही है। हमने हाल फिलहाल में एक पूरी सीरीज़ ही चलाई, महिलाओं से लेके महिलाएं क्यों चीट कर रही हैं, क्यों मार रही हैं। हमने सास भाग गई थी दामाद के साथ, हमने जिक्र किया, उसमें सास ने क्या बोला, मुझे मारते थे, पैसे नहीं देते थे, डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें भी जो महिला है, जो आरोपी है औरत, उसने कहा है कि मुझे मेरा पति बहुत मारता था, जिसको लेकर मैं परेशान थी। तो इसको उसके बॉयफ्रेंड ने बोला भी कि पुलिस स्टेशन चले जाओ, कंप्लेंट कर दो, तो बोली नहीं कुछ होगा नहीं उससे। उसने बोला तलाक ले लो, ये उसकी बाइट में है। वो बोला कि नहीं तलाक भी नहीं ले सकती, घर वाले अब मैं इस उम्र में, क्योंकि 3 बच्चे थे, आप सोचिए 2 लड़कियां 1 लड़का और 10 साल पुरानी शादी, इतना लंबा समय। आसिम भाई इसमें प्रवेश भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जब ये पूरा कांड हो रहा था तो रविता ने ये चीज़ अपनी बात बोल दी, उसके पति ने अपनी बात बोल दी, लेकिन अगर आप अमित के माँ बाप जो माँ हैं उनकी बाइट अगर आप सुनोगे, जो उनका बयान आया है, उसमें उन्होंने कहीं भी इन दोनों के रिलेशनशिप की बात नहीं करी है। यहाँ तक कि अगर आप अमरदीप की माँ की बात सुनोगी तो वो भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं करती हैं, बल्कि रिपोर्टर उनसे पूछता भी है कि क्या आपको इन दोनों के रिश्ते का कुछ पता था, कि अमरदीप उससे शादी करना चाहता है। तो उसकी माँ बोलती है देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हमारा घर उनसे बहुत दूर है और हमें नहीं पता था ऐसा कुछ है या नहीं है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। बेसिकली कहने का सिर्फ इतना है कि उन दोनों के परिवार वालों ने अभी तक खुल के इस बारे में ना तो एक्सेप्ट किया है ना डिनाई किया है। वहीं अगर अमरदीप और उसकी बात करें, नहीं अगर अमरदीप और रविता की बात करोगे तो उन दोनों ने भी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम दोनों एक दूसरे प्यार करते कही है। जैसे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि लड़की को रविता को टॉर्चर किया जा रहा है, तो जो लड़का है जो मारा गया है, मृतक के माता पिता कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, कभी ये लोग लड़ते ही नहीं थे। तो फिर किस बेसिस पे ये महिला कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है? इसमें ना एक और भी है, पैसे का भी एंगल सामने आता है, जिसमें ये सामने आता है कि अमरदीप जो है उससे अमित ने पैसों की लेन देन की थी। इसी के चलते 20 दिन पहले जो अमरदीप है उनकी मां का कहना है कि 20 दिन पहले दोनों में हाथापाई हुई थी, जिसके चलते उसने अमरदीप को ऐसे मारा था कि उसके हाथ पे टाके लगे थे बाकायदा। वो जब अमरदीप की भी बाइट सुनेंगे तो उसमें भी वो बताता है कि ये चोट अमित ने दी थी। तो कहीं ना कहीं पैसों का भी मुझे लगता है ये एंगल इसमें सामने आया है। पैसों का एंगल था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी पुलिस ने जो बताया। जब पुलिस ने इंट्रोगेट किया तो पुलिस ने, आरोपी ने कहा कि अमरदीप के बारे में अमित को पता चल गया था, जिसको लेकर आए दिन लड़ाई होती थी, और मेरा पुराना कर्ज उसके ऊपर बाकी था, वो पैसे देने से मना कर दिया था। जैसे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो जो अमरदीप का पैसा था वो अमित देने से मना कर रहा था। उसने बोला कि तू जिस दोस्त के साथ खाता था, जिस दोस्त की थाली में साथ में बैठ के खाता था, उसी थाली में तूने छेद कर दिया। उसमें उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व थी। उसे उस बात का बड़ा शॉकिंग था कि उसने पत्नी को से जाके पूछा, तो उसने पहले तो नकारा नहीं, उसने बोला चूज़ कर ले, या तो मेरे साथ रहना है या तो उसके साथ। ये जो इन्वेस्टिगेशन में बोली गई बात है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे इस पर कोई जवाब नहीं देना है। उस पर वो और आग बबूला हो गया, जिस पर उनकी मारपीट भी छोटी सी घर में। अब देखिए एक चीज़ है, एक सवाल सबके मन में होगा, घर में इतना कुछ हो रहा था, जॉइंट फैमिली थी, किसी को आवाज़ क्यों नहीं गई, किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? क्योंकि रीज़न था, आवाज़ वाली बात बोल रहे हो ना, अगर आप अमित की माँ का बयान सुनेंगे तो अब अमित की माँ ने बोला कि मंदिर से आने के बाद अमित दूध और कुछ सामान लेकर आया था खाने का, उसने गिलास भर के दूध पिया और उसके बाद वो थका हुआ था तो सोने अंदर चरपाई पे चला जाता है।
उसकी माँ का ये कहना है कि उसको शायद उस दूध के अंदर या वो जो खाने को चीज़ दी गई थी उसमें कुछ ऐसी नींद की दवाई मिलाकर दी थी कि वो जाते के साथ ही लेटा। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का क्लियर नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ जो उसकी माँ ने बोला कि उसकी माँ का कहना है कि वो जैसे ही बिस्तर पे गया था वो इतना थका हुआ था, क्योंकि नंगे पैर गया था मंदिर, इतना थका हुआ था कि वो सो जाता है। और उसी टाइम पे अगर हम यहीं पे अगर रविता वाली बात को कनेक्ट करेंगे तो रविता बोलती है कि वो इतना ज़्यादा बेसुध था, क्योंकि रिपोर्टर पूछता है कि क्या उसने शोर नहीं मचाया, क्या चिल्लाया नहीं, जो हमारे संवाददाता ने उसने पूछा था। उस टाइम पे वो बोलता है कि नहीं, उस जो रविता थी उसने हाथ पकड़ रखे थे और मैंने उसका जो है गला दबा दिया था। तो चिल्लाया होगा, लेकिन हाथ और मुंह जो पकड़ा हुआ था वो उसकी वाइफ ने पकड़ा हुआ था। है कि इतना इजीली एक्सेस कैसे मिला उसके घर में आना और इस तरह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, और किसी को भनक तक नहीं लगती, इसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं। एक्चुअली ना घर के 2 एंट्री थे, एक जो फर्स्ट फ्लोर था ना उसको साइड से जाने का रास्ता था, तो इस वजह से एंट्री का उस, और वो घर पे आता जाता था ना, घर वालों के नोन था, परिवार एक और चीज है ना, नहीं बताए थे इन्होंने। किसी का हाथ पकड़ रहे हो, पैर पकड़ रहे हो और किसी को गला घोटने की कोशिश हो रही है तो चीखेगा चिल्लाएगा यार, पूरी जॉइंट फैमिली है। एक मिनट में मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 लोग हैं, नहीं मेरी बात सुनिए आप। एक आदमी है, उसको आपने मारना ही मारना है, आपने प्लान बना लिया। 2 लोग हैं तो वो क्यों नहीं मार पाएंगे, आराम से मार पाएंगे। एक उसने, लड़की ने खुद बोला है कि उसने गला, उसका मुंह पकड़ा था, और जो मुंह पकड़ा हुआ था ना वो फीमेल ने पकड़ा हुआ था, उसके हस्बैंड, उस लड़के ने नहीं पकड़ा था। लेकिन गाँव की मजबूत महिला है, कितनी ही मजबूत, गाँव की मजबूत महिला है, वो मुंह पकड़ सकती है। अरे बाबा कितनी ही मजबूत क्यों ना, उसका गला दबा रहा है भाई, उसकी जान निकल रही है, इंसान तड़पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो गला दबा रहा हो, इजीली अपना गला दबवा रहा है। इतनी 2 लोग एक आदमी को, दीपिका इतनी ताकत कैसे उस महिला की, तुम फोटो देखो, वो इतनी ताकतवर नहीं है भाई। वो फोटो, उसकी वीडियो देखकर ही मैं बोल रही हूँ, जो उसकी बाइट सामने आई है। मेरा जो मेन मुद्दा है, जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो ये कि यहाँ पर जो हम तमाम केसेस देख रहे हैं उसमें एक चीज़ जो सेम नज़र आ रही है, वो ये कि जो बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं उनके साथ ये छोटी उम्र के जो लड़के हैं वो उनके साथ रिलेशन में भी आ रहे हैं, या तो यूँ कहें फंस जा रहे हैं या इन्हें फंसाया जा रहा है, मैरिड है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमने जितने भी केस देखे सब में 10 से 12 साल का फ़र्क था। भाभी, हम बहुत सारे हमने कल कवर किया कि भाभी आंटी ऐसे ही केस आ रहे हैं और लड़कों की उम्र कम है, तो इसमें सिर्फ देखिए, सिर्फ गलती औरतों की नहीं है ना। वो जो कम उम्र के लड़के, जो कम उम्र बोला भी नहीं जाना चाहिए कि 25-26 साल के जो लड़के मैच्योर हैं, वो बड़ा पता है उनको कि वो किसी का घर खराब कर रहे हैं। हाँ, दोनों की गलती इक्वल है। अगर कोई आपको, हाँ, आज ही मैंने वो स्टोरी करी है, मेरठ के सरदना इलाके की स्टोरी है। वहाँ पे एक 18 साल का लड़का अपनी 28 साल की मामी को लेकर भागा है। तो आप सोचिए, हाँ 10, मतलब वो उसके सगे मामा की, और इससे पहले भी वो भाग चुके हैं। उस टाइम पे परिवार वाले समझा के लिए आए थे, लेकिन फिर से वो भाग जाएगा। देखो, मुझे लगता है, नहीं मेरे को क्या लगता है यहाँ पे ना, ये जो कम उम्र वाले जो लड़के हैं ना, या जिन्हें अपने से ज़्यादा उम्र के लोग पसंद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो एक जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, जो सेक्सुअल लाइफ है, उसे लेकर भी ना इनके मन में कई सारी चीज़ें होंगी कि बड़ी उम्र की लड़कियाँ या महिलाएं होंगी तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। एक सवाल है प्रिवेश मेरा यहाँ पे तुमसे, कि जैसे कि इस केस में हमने देखा 3 बच्चों की माँ है, ठीक है, उसकी जो उम्र बताई जा रही है ये भी 30 के अंदर है, बिलो 30 है ये वाइफ, अमित की वाइफ जो है। तो ऐसे में 3 बच्चों की माँ और वो जो लड़का है अमरदीप है, उसकी उम्र 22 साल या 23 साल बताई जा रही है, तो उसे, और शादीशुदा भी नहीं था, तो उसे ये चीज़ें अफेयर करने से पहले सोच समझ नहीं आया होगा कि एक शादीशुदा लड़की से अफेयर करने जा रहा है, औरत से। और देखिए, हम जितने भी क्राइम केस करते हैं, पता है ये अफेयर क्यों रखते हैं? इन्हें पहले लगता है कि इजी एक्सेस है और हमारे ऊपर नाम नहीं आएगा, मतलब फंसने के चांसेस कम है। हाँ, हम अकाउंटेबल नहीं है, कुछ होगा तो, और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए उसका पति है, मतलब मुझे इजी एक्सेस है, मेरा पैसा ना खर्च हो रहा है, ना मेरा कुछ, हाँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही, और हाँ, मेरी डिज़ायर्स पूरी हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि देखिए, हमारे कानून में बदलाव तो बहुत कुछ हो गए और अच्छे बदलाव हुए, जैसे कि एडल्ट्री को क्राइम से हटा दिया गया था, मुझे लगा है, लेकिन अब समय आ गया है कि एडल्ट्री को वापस क्राइम बनाओ। क्योंकि देखिए, आर्मी में एडल्ट्री अभी भी क्राइम है, अगर वहाँ आप किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ के साथ अफेयर रखते हो तो क्राइम है, लेकिन वहीं जब हम नॉर्मल लेमैन की बात करें हम सब के लिए तो क्राइम नहीं है। मुझे लगता है समय आ गया है एडल्ट्री को वापस क्राइम बनाए, नहीं तो ऐसे वारदात हमें हर दूसरे दिन देखने मिलेंगे। मैं तो बोलता हूँ डेली देखने मिलेंगे, और आपने क्राइम तक में एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा होगा इस पूरे 15-20 दिन में, आपको डेली ऐसे क्राइम दिख रहे हैं। एक और चीज़ है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई और हस्बैंड को भी, अमित को पता चल गया था कि उसकी वाइफ का अफेयर है, तो ऐसे में उसको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है, जिस तरह से, क्योंकि सौरभ वाला
क्राइम ही नहीं है, हाल फिलहाल में क्राइम ही नहीं है। तब तक ये नहीं पता होता है ना, तब तक ये नहीं पता होता है ना कि अगर की उसकी जान भी जाने वाली है, हाँ पुलिस की वो हेल्प क्या लेगा। उसमें तो ये होता है ना कि अब आप लीगली तमाम चीजें हो पा रही हैं तो अभी पॉसिबिलिटीज आपको- होती है। अभी आपको जो मैंने केस बताया था ना कि मेरठ में वो मामी को लेकर 18 साल का लड़का भाग गया, उस केस में ये वो लड़की जो थी मामी थी, वो अपने उस भांजे के साथ पहले भी भाग चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे हस्बैंड का कहना है कि मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं कराई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा। और उसी सोसाइटी के सामने अपनी एक इज्जत बचाने के लिए वो शख्स उस टाइम पे नहीं करता है केस। और मुझे लगता है ना वो 18 होने का इंतजार कर रहा होगा कि कब हाँ, और वो उसके बाद फिर भाग गई वो। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अश्विनी को आंसर करना चाहता हूँ। अश्विनी ने कहा कि डिवोर्स ले सकते हैं। आपको पता है डिवोर्स लेने चले जाएंगे, वापस से अगर महिला ने वो किया एलमनी के लिए डिमांड की, उसने कहा मुझे टॉर्चर करता था, मारता था, 2 केस तो ऐसे ही लग जाएंगे उस पर, हरा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था, फिर दूसरा कि एलमनी देनी, मतलब जिस आदमी की कोई गलती नहीं, जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं, डिवोर्स होने के बाद आयोग बनना चाहिए बिल्कुल ताकि वो भी मदद के लिए वहाँ पे वो गुहार लगा सके। मतलब जिसकी कोई गलती नहीं वही डिवोर्स देगा, वही पैसे देगा और बाद में वही पछताएगा, और वो साथ रहेगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। पुरुष की कहीं सुनवाई नहीं है। और ये वीडियो के साथ तो हर किसी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है बहुत सारे। एक और चीज़ बताऊंगी, जब ये न्यूज़ मैंने की थी ना तो लोग यहाँ न्यूज़ रूम में हंस रहे थे लोग कि मतलब क्या न्यूज़ किया है कि एक शख्स को सांप ने डसा है। फ्लैट न्यूज़ थी, किसी को इंटरेस्ट नहीं था और लोग हंस रहे थे मुझ पर, लेकिन वो चीज़ इस तरह से अपडेट होगी मुझे भी नहीं लगा था कि इस तरह से उसका पीएम रिपोर्ट आएगा और इस तरह से पता चलेगा कि सांप डसने वाली कहानी बदल के मर्डर क्योंकि मिस्ट्री तब वाली आ तक तो जाएगी। ये लग रहा था ना कि एक नॉर्मल न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने किया कि उन्हें लग रहा था कि वो शायद बहुत चालाक हैं और उन्हें लगेगा उनका नाम भी नहीं सामने आएगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कैसे छिप सकता है ना पूरा मामला। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँ प्रवेश भाई, जो आप बोल रहे थे ना डाइवोर्स वाली या जो आप बोल रहे, सबसे बड़ी चीज़ गांव देहात जो खेड़े इलाके होते हैं वहाँ डाइवोर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल जो नॉर्मल मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे फैमिली लोग डाइवोर्स लेने से पहले अपने एक सोसाइटी का स्टेटस की बात बोल देते हैं। तो सोचो गांव जैसे इलाके में डाइवोर्स जैसी केस तो आती ही नहीं है। वहाँ पर लोग डाइवोर्स के बारे में सोचना तो छोड़ो, उनको ये होता है कि डाइवोर्स नहीं भाई, हमारा समाज में क्या हो जाएगा। जब मेट्रो जैसे शहरों में, दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई कोलकाता बेंगलोर जैसे शहरों में डाइवोर्स को इतने गलत तरीके से लेते हैं, तो सोचो गाँव जैसे इलाकों में एक डाइवोर्स जैसी चीज़ों को किस तरीके से लिया जाता है। तो डाइवोर्स के ऐसे केसेस में बात ही नहीं आती है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो उस महिला का कहना है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, मुझे मारने की धमकी दी जा रही थी। यहाँ मेन मुद्दा ये है कि एक महिला को उस लेवल पे प्रताड़ित किया गया कि उसने इस तरीके से लिया। जब एक इंसान को हस्बैंड से वो कनेक्शन नहीं मिला तो उसने बाहर ढूंढा। और लेकिन कहीं ना कहीं जब महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है तो ऐसी चीज़ें करने के लिए ना वो मजबूर हो जाती है। मैं ये नहीं डिफेंड कर रही हूँ कि उसने उसकी जान ली है तो वो चीज़ सही है, लेकिन वो बिल्कुल अगर वो कई सालों से प्रताड़ित हो रही है, और ज़्यादातर हमने ये देखा है या तो ये चीज़ें बिल्कुल एलीट क्लास में होती है या फिर एकदम लोअर क्लास में ये चीज़ें देखी गई है जहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। 10 साल तक 20 साल तक तो वो ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देती है। वो सिर्फ एक महिला सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चों का ज़िंदगी ठीक रहे, भविष्य अच्छा रहे, वो उस पति के साथ एडजस्ट भी कर लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषों के बारे में बात ना करें। अगर पुरुष आयोग के बारे में भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हो रहा है। कुछ ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ ज़्यादा गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ भी हो रहा है। महिलाओं के साथ हो रहा है लेकिन उनके पास लॉ है। देखिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आपके साथ कानून है तो आपके पास एक होप है। लेकिन उनका सोचिए, जिन पुरुषों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ कानून ही नहीं है। मतलब उसके साथ, उस शख्स के साथ अगर गलत हो रहा है तो बेचारा मेंटली टॉर्चर हो रहा है, उसे पता है मैं डिवोर्स दे दूंगा। का जिक्र करना चाहिए, वो मानव शर्मा और अतुल सुभाष की जो केस सामने आए थे, वो कहीं ना कहीं पुरुष को लेकर जो आयोग बनना था उस पर लोगों की डिमांड आने लगी थी कि बनना चाहिए, क्योंकि महिला आयोग है। कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कुछ भी होता है तो वो फौरन अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक्शन के लिए वो डिमांड करती हैं, खुद विजिट करती है। ऐसे में पुरुषों के लिए मुझे लगता है कि कमी है, क्योंकि वो नहीं जा पाते। और कई तो ऐसे हैं कि सोसाइटी के नज़रिए को देखते हुए चुप हो जाते हैं कि कहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इस चीज़ का ना पहले भी मैंने हमारी वीडियोस में नहीं अतुल सुभाष केस में भी और मानव शर्मा केस में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर एक मर्द को कोई कुछ होता है ना और वो लड़की के साथ उसकी कोई बहस हो रही है, धक्का मुक्की हो गई, तो लोग कहते हैं कि देखो औरत को धक्का दे दिया। बेसिकली ये है कि आप कुछ भी करो, पॉइंट जो आता है ना वो घूम फिर के आदमी के ऊपर ही आता है कि आदमी ही गलत है, उसी ने गलत किया है। क्योंकि वो सोसाइटी में ऐसा बन गया है ना, सोसाइटी में हुआ है, एग्जैक्टली बेंचमार्क हो गया है। और ये ऐसे नहीं कि अभी हाल फिलहाल में होना शुरू हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार का बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था और उसी वजह से अब ये चीज़ें एक अलग लेवल पे पहुंच रही हैं।
एक बात प्रिवेश का बड़ा कुछ कहना चाहता है। disagree हूँ, लेकिन जब भी पुरुष किसी पुरुष के साथ क्राइम होता है तो वहाँ एक चीज़ आ जाती है, तभी ये नहीं होता है कि पुरुष के लिए कोई मांग उठती है कि पुरुष की हेल्प करनी चाहिए, तब उठता है कि यार औरतों के साथ भी तो हुआ। हम ऐसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे और ऐसे में तो फिर बहुत लंबी लड़ाई चलती रहेंगी। करेंगे ना तो कुछ हो ही नहीं क्राइम को हाँ। क्राइम के नजरिए से देखना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है दो, अच्छा हम जाते जाते ना सब लोग दो दो पॉइंट्स रखेंगे कि क्या चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से लगता है कि ये क्राइम घट सकता है। आसिम भाई पहले आपसे शुरुआत करें। भाई सबसे बड़ी चीज़ है लैक ऑफ एजुकेशन। मेरे हिसाब से लोगों को एजुकेशन उस लेवल पे है ही नहीं कि उनको, बड़े बड़ों में होता है लेकिन नहीं सुनो, लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज वाले एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है जो आपके संस्कार और जो दिए जाते हैं ना बचपन से, कि एक लड़की की इज़्ज़त किस लेवल पे आपको करनी चाहिए, वो इज़्ज़त आज जो है दौर में नहीं दी जाती है बच्चों को, और कहीं ना कहीं वो रीज़न बनता है बहुत बड़ी। दोनों को आपको देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को दो, खाली दोनों को आपको उस लेवल पे एक एजुकेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा बच्चों को कि सही और गलत के बीच में फ़र्क है क्या। ये बहुत बारीक लाइन है लेकिन ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आप घर से इस चीज़ की शुरुआत करें। घर से आपको शुरू से सिखाना होगा कि आपका बेटा और आपकी बेटी दोनों बराबर हैं, आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। जब तक आप उनके दिमाग में तमाम, वो बोलते हैं ना धक्यानुसी जो सोच होती है, उसको आपको जड़ से हटाना होगा। अब क्योंकि जनरेशन हमारी बदल रही है, नई जनरेशन आ रही है, अगर उनके दिमाग में पहले से इक्वालिटी रहेगी तो तमाम चीज़ें होंगी नहीं। जहाँ पर ये सोचा जाता है कि महिलाएं हैं तो उसे सप्रेस कर दिया जाए, उसकी बात को सुना ना जाए, सबकी बात को बराबर सुना जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। मुझे लगता है ना क्राइम को क्राइम के चश्मे से देखना चाहिए, ना कि जेंडर बेस्ड होना चाहिए कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है या बहुत पहले से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाल फिलहाल में पुरुषों के साथ नहीं हो रहा या फिर महिलाओं के साथ नहीं हो रहा। अगर गलत है और कानून के नज़र में मुझे लगता है कि अगर गलत है तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, ना कि समाज, सोसाइटी या लोग, रिश्तेदार, ये सब की सोच रखनी चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज़ है, मुझे ये लगता है कि जितना जल्दी आप ना एक्सेप्ट कर लो कि जो चीज़ें चल रही है, चाहे वो लव की बात कर लूँ, चाहे अफेयर की बात कर लूँ, चाहे जो हो, सच्चाई जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस में बदल जाएगी उतना ईजी होगा आपको सिचुएशन से निकलने में। आपने मेरे तीनों दोस्तों की बात सुनी, सबके वैलिड पॉइंट्स थे। जाते जाते बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कहीं ना कहीं जो पुराने लॉज थे जिसकी हम जिक्र करते थे, एडल्ट्री वगैरह, उस पर एक बार वापस से सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो क्राइम तो ख़त्म नहीं होने वाला, अफेयर ख़त्म नहीं होने वाले। और व्यूअर्स आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हो, ऐसे कौन से दो बदलाव ज़रूरी हैं जिसकी वजह से ऐसे क्राइम घटे। आपके कमेंट्स के हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके कमेंट्स के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि लोगों को ऐसे टॉपिक्स जो रिलेटेड टू हमारे सोसाइटी से हैं, सिर्फ ये मर्डर का जिक्र नहीं था, इसमें हम हाँ हमारे सोसाइटी की बात है कि हर दूसरे दिन ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो इसमें आप ज़रूर अपनी बातें रखिए। कमेंट्स में हम अपना मेल आईडी पिन कर देंगे, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, मेल कीजिए, बताइए, अपने मन की बात रखिए, शायद हमारी बात ऊपर तक पहुँचे और सरकार इस पर सीरियस हो। धन्यवाद।